द बड़ी और आपका आज स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है अपकमिंग 2000 करोड़ क्लब फिल्म्स who will break records next। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। And if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days, how much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. I just started writing about 2-3 weeks back. A globe-trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So yeah, bigger and better. आपने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट हिट दी, तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। सर दिस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है to beat बाहुबली 2। रजनीकांत से लेकर अक्षय कुमार, चिरंजीवी, अजीत कुमार, सलमान खान, थलापति विजय, ये इंडियन सिनेमा के वो बड़े नाम है जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। लेकिन 100+ फिल्में देने के बावजूद ये लोग कभी 1000 करोड़ का नंबर टच नहीं कर पाए। इंडियन सिनेमा में आज तक कुल मिला के सिर्फ 7 फिल्में ऐसी हैं जिसने 1000 करोड़ का मैजिकल नंबर टच किया है, और उस 1000 करोड़ के बोर्ड पे एसआरके ने 2 बार पठान जवान से 2 पॉइंट्स कमाए, प्रभास ने भी बाहुबली कल्कि से 2 पॉइंट्स, आमिर ने भी दंगल से 1, तो यश ने केजीएफ 2 से 1 पॉइंट, तो जूनियर एनटीआर एंड रामचरण के डुओ ने आरआरआर से 1 पॉइंट बनाए। और सलमान खान ने खुद कहा था कि आज के टाइम पर 1000 करोड़ का कलेक्शन करना एक स्टैंडर्ड बन चुका है। मतलब 1000 करोड़ के कलेक्शन करने के लिए मेकर्स कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली सन पिक्चर्स के ओनर यानी कि कलानिधि मारन चाहते थे कि लोकेश कनगराज कुछ भी करके कूली जैसी फिल्म को 1000 करोड़ का नंबर दिला दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म वैसा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज आपका लैडर भाई इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आया है जो मिनिमम 1000 करोड़ का कलेक्शन अगर सिर्फ 15 डेज में भी कर देना तो मैं ना चौंकूंगा। तो इन फिल्मों को देखने के लिए बाप के जेब से पैसे चुराने का रिस्क लेना हो या दोस्त के अखरोट गिरवी रखने पड़े तो रख देना, लेकिन इन फिल्मों को थिएटर में ही देखना। अब देखो, जहाँ बाकी फिल्मों के लिए 1000 करोड़ का कलेक्शन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, वहीं बिग बजट फिल्में बनाने के मैराथन में राजा मौली को भी काफी पीछे छोड़ देना और लिटरली $500 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में बोलूं तो कैलकुलेटर हैंग कर देने वाला नंबर यानी 4000 करोड़, इन अदर वर्ड्स ऑलमोस्ट इंडियन सिनेमा के टोटल कलेक्शन के बराबर पैसे लगा देना, ये काम करके दिखाया है प्राइम फोकस के फाउंडर एंड 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG के सीईओ नामित मल्होत्रा ने। और विजन ऐसा कि अगले 1 डिकेड तक इंडिया में कोई ऐसी फिल्म बनाने के बारे में भी ना सोचे। भारत की सबसे बड़ी कथा, भारत की धरोहर को दुनिया को दिखाना, इस मिशन एंड विजन के साथ नामित मल्होत्रा रामायण को अकेले प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं, जो कि इंडिया की अब तक की सारी बिग बजट फिल्में लाइक कल्कि 2898 AD जिसे 600 करोड़ पे बनाया गया था, RRR जिसे 550 करोड़ पे, आदिपुरुष जिसे ऑलमोस्ट 700 करोड़, तो बाहुबली 1 और 2 का कंबाइंड बजट 430 करोड़ था। इवन इसने हॉलीवुड बिगेस्ट लाइक अवतार जिसे 237 मिलियन, एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी गेम एंड ऑलमोस्ट एंड गेम जिसे $700 मिलियन पे बनाया गया था, ये फिल्म उसके भी काफी करीब पहुंच गई है। और आपको शायद ही पता होगा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नामित मल्होत्रा ने नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन के फादर साहब यानी कि अल्लू अरविंद ने की थी, लेकिन प्रोडक्शन में डिलेज होने लगे, फिल्म का बजट बढ़ने लगा, ऊपर से आदिपुरुष के फेलियर को देखते हुए अल्लू अरविंद एंड मधु मंटेना दोनों ही बीच में इस प्रोजेक्ट से कन्नी काट ली। ऊपर से जब नामित मल्होत्रा ने एज अ प्रोड्यूसर फिल्म के कमान संभाली तो उनको फिल्म के प्रोजेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अल्लू अरविंद एंड मधु मंटेना ने लीगल नोटिस भी भेज दिया, लेकिन बाद में जाकर इस मैटर को सुलझा लिया गया। पहले फिल्म के दोनों पार्ट्स को 1600 करोड़ की बजट ही एलोकेट की गई, लेकिन नामित मल्होत्रा के लिए फिल्म एक ड्रीम, एक पैशन है, इसलिए फॉर दिस फिल्म whatever it takes to make grand and epic saga, he is ready to invest to compete with global films like Dune, Star Wars, Avengers, Avatar, etc. और उस फिल्म के लिए नामित मल्होत्रा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंडिया में जितनी भी फिल्मों ने अब तक ग्लोबली कुछ पहचान बनाई है, जैसे कि स्लमडॉग मिलियनेयर, गांधी, लायन एंड RRR, ये वही फिल्में थी जिसमें हम इंडियंस को एज अ विक्टिम दिखाया गया, बट दिस टाइम ही चोज रामायण टू शोकेस इंडियाज रिच एंड हेरिटेज स्ट्रेंथ, जैसे हमारे पूर्वज सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एज अ ग्रेटेस्ट लेगेसी पास ऑन करते आए। एंड वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर हैंस जिमर को भी जब नामित मल्होत्रा ने अप्रोच किया तो उन्होंने भी कहा कि मैं उस फिल्म का पार्ट जरूर होना चाहूंगा जिसकी कहानी 4-5 हजार साल से जिंदा है और लोग आज भी उस पर प्राउड फील करते हैं। रामलीला से लेकर के रामानंद सागर जी की रामायण, हम हर छोटी बड़ी कहानी, कविताओं, फिल्मों में रामायण या उसके रेफरेंसेस देखकर ही बड़े हुए हैं। इसीलिए रामायण बनाने का असली विजन इंडियन ऑडियंस से ज्यादा पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को टारगेट करना है, फिर चाहे वो रामायण के बिलीवर्स हो या फिर नॉन बिलीवर्स। नामित मल्होत्रा ने अपने एक दूसरे इंटरव्यू में भी कहा था कि पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, आई कंसिडर दैट अ
फेलियर। अब यार 4000 करोड़ का कंबाइंड बजट खुद में एक बहुत बड़ा गैम्बल है। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म को नहीं भी तो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पार्ट 2400 करोड़ का कलेक्शन मिनिमम करना पड़ेगा। और इंडिया की अब तक की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन वाली फिल्मों की बात करें तो दंगल जिसने अप्रोक्स 2056 करोड़ कमाए थे, तो दूसरी थी बाहुबली 2 जिसने 1788 करोड़ कमाए थे, जिसमें से दंगल ने इंडिया में सिर्फ 511 करोड़ तो बाहुबली 2 ने इंडिया नेट में सिर्फ 1000 करोड़ कमाए थे। मतलब दोनों ही फिल्मों ने इंटरनेशनल मार्केट से 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था। सो इसीलिए मेकर्स को इंडियन मार्केट से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपेक्टेशंस है। ऊपर से इनके सामने आदिपुरुष जैसी फिल्म भी प्रेजेंट है जिसको देखकर मेकर्स ये समझ सके कि उन्हें क्या नहीं करना। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर एस श्रीराम, यश एस रावण, साई पल्लवी एस सीता, रवि दुबे एस लक्ष्मण और सनी देओल एस हनुमान जी, अमिताभ बच्चन एस जटायु, खुद अरविंद गोविल एस दशरथ और दुनिया भर के कास्ट बड़े पड़े हैं। एंड इन दिस फिल्म DNEG हैंडलिंग कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स एमिंग फॉर अ ग्रैंड IMAX एक्सपीरियंस एंड डबिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए AI डबिंग यूज किया जा रहा है फॉर सीमलेस रीजनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एक्सपीरियंस। और इन्हीं रीजन की वजह से फिल्म का बजट भाई पर पार्ट 2000 करोड़ चला गया है और स्टार कास्ट को भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणबीर कपूर को फॉर बोथ द पार्ट्स 150 करोड़ मिल रहे हैं, तो वही साई पल्लवी को 12 करोड़, यश को भी 50 करोड़, सनी देओल को 20 करोड़, रवि दुबे को भी 4 करोड़ के अप्रॉक्स मिल रहे हैं। और फिल्म पे सिर्फ इंडिया में मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है और इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म की मार्केटिंग अलग लेवल पे होने वाली है। इसलिए इस फिल्म के कास्ट भी इस फिल्म को एज अ मिशन की तरह ही ले रहे हैं। जैसे कि रणबीर कपूर जिन्होंने ड्यूरिंग द एंटायर शूट नॉनवेज खाना छोड़ दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। सनी देओल ने भी अपनी बाकी 2 फिल्में यानी कि बॉर्डर 2, गदर 3 वगैरह को टाइम ना देके सबसे पहले रामायण को अपना टाइम स्लॉट दिया। एज अ रावण यस जिन्होंने काफी बार बॉलीवुड के साथ काम करने से मना कर दिया था, उस बंदे ने मेकर्स का विजन सुन के सीधा फिल्म पे एज अ को प्रोड्यूसर पैसे तक इन्वेस्ट कर दिए। The DNEG is owned by Namit Malhotra, you know, he's our Indian and who owns Prime Focus. So we met and we jammed and we started spending time. And he spoke about Ramayana. They've been working since many years and he just told I have this vision. And I liked the person and I liked his vision and we both had similar vision. The vision was to put it on the international platform, take our Indian films with the kind of support our audience have given us. So it aligned in the same vision. अब यार मेकर्स का विजन, कास्ट एंड क्रू का डेडिकेशन देखकर लग तो रहा है कि हाँ सच में रामायण ही इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने का बूता रखती है। ऊपर से फिल्म की रिलीज डेट भी हिंदुइज्म के सबसे ऑस्पिशियस डे पे रखी गई है यानी कि दिवाली 2026 एंड 27 में। सेकंड नंबर पे हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस फिल्म की कमान उस इंसान के हाथों में है जो हर बार इंडियन सिनेमा में कोई नया रिकॉर्ड या ट्रेंड सेट कर देता है, जो 5 साल से नीचे टाइम देने वाले किसी स्टार को मुंह नहीं लगाता। उसका श्राप ऐसा कि उसके साथ काम करने के बाद एक्टर्स वर्ल्ड वाइड फेमस तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो भी फिल्में करते हैं सब के सब फ्लॉप की भेंट चढ़ जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इंडियन सिनेमा के राजा राजामौली की ही नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 की बात कर रहा हूँ, जिसे अभी नया नाम मिला है ग्लोब ट्रॉटर। हिंदी में बोले तो एक ऐसा बंदा जो दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज घूम के बैठा हो। अब इस फिल्म का नाम ग्लोब ट्रॉटर शायद इसलिए रखा गया है क्योंकि काफी सारे रूमर्स एंड स्पेकुलेशन कुछ ऐसे हैं कि दिस फिल्म गोना ब्लेंड मिथ, रियलिटी एंड फैंटेसी ऑल टुगेदर। और फिल्म में महेश बाबू का कैरेक्टर एक आर्कोलॉजिस्ट होगा जिसके अंदर हनुमान जी वाली कुछ क्वालिटीज या फिर ट्रेड्स होंगे, लेकिन इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शंस और रोमांस का तड़का भी लगेगा। और इसी फिल्म से राजामौली भी एक यूनिवर्स या फ्रेंचाइज बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। राजामौली ने खुद कहा था कि इस फिल्म से वो अपने ही पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ के रख देने वाले हैं, इसलिए इस फिल्म में हॉलीवुड टेक्नीशियंस, VFX एंड AI पे जम के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। SSMB 29 एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसमें राजामौली अपने स्क्रिप्चर्स एंड माइथोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस तरह की फिल्में आज मार्केट में हॉरर, कॉमेडी एंड एक्शन फिल्मों के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। एग्जांपल के लिए कल्कि 2898 AD ही देख लो, इसके अलावा कांतारा, हनुमान, कार्तिकेय 2, ब्रह्मास्त्र वगैरह। और राजामौली की बाहुबली से लेकर RRR तक उनकी फिल्मों में माइथोलॉजी एंड स्क्रिप्चर्स की अमिट छाप देखने को मिलते रहती है, क्योंकि यार स्क्रिप्चर्स को कहानियों से ऐड करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लैंग्वेज बैरियर्स की जंजीरें टूट जाती है। अब अगर नागी या दूसरे डायरेक्टर्स कुछ ऐसा दिखा सकते हैं तो राजामौली तो इसमें खुद मास्टर आदमी है। राजामौली इस फिल्म में काशी को भी सिर्फ एक प्लेस नहीं दिखाकर उसे भी पर्सोनिफाई कर सकते हैं, मेरा मतलब उसका मानवीयकरण करना। और मैं कहूंगा कि SSMB 29 एक फिल्म ना होकर इट्स लाइक अ वॉर। और राजामौली फाइट सीक्वेंसेस दिखाने में हर बार अपनी लिमिट्स को पुश करते रहते हैं, फिर चाहे वो मगधीरा के 100 लोगों के फाइट सीक्वेंस हो या फिर RRR का वो टाइगर वाला फाइट सीक्वेंस या फिर बाहुबली 1 का निम्डा दोस्तराजकी का पूरा गैंग हो या बाहुबली का एंड गेम वाला फाइट, सब के सब भाई ओवर द
तो टॉप रहे थे, लेकिन फिर भी SSMB 29 को इंडिया की अब तक की बिगेस्ट एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। एंड मिड डे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है एक एक्शन ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, जिसमें वाटर फायर के साथ एक प्योर क्योस ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इन सब के बीच एक बोर्ड सीक्वेंस भी रखा गया है, जिसके लिए हॉलीवुड के स्टंट टीम्स को भी बुलाया गया है। महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन को अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है इसके लिए। SSMB 29 में हीरो विलन का टिपिकल फॉर्मूला यूज ना करके पब्लिक को दोनों का ही पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा। एंड हीरो एंड विलन का फेस ऑफ भी बहुत ही सोच समझ के यूनिक वे में प्रिपेयर किया जा रहा है। 9 अगस्त को राजा मौली ने जो फिल्म का पोस्टर शेयर किया था ना, अब देखो उसमें महेश बाबू का फेस रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें एक पेंडेंट पहने हुए दिखाया गया जिसमें महादेव का त्रिशूल और नंदी बने हुए थे और महेश बाबू के सीने से ब्लड निकल रहा था। इसी पोस्टर के साथ राजा मौली ने कहा था कि SSMB 29 की स्टोरी एंड स्कोप इज सो बिग जिसे सिर्फ पिक्चर्स या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए नवंबर के टाइम पर वी आर कमिंग अप विद अ नेवर बिफोर सीन अवतार टीजर। अब 2 मिनट के टीजर में ऐसा क्या नया होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फीस की बात करें तो राजा मौली और महेश बाबू दोनों ने ही इस फिल्म के लिए 40% प्रॉफिट शेयरिंग पे डील पक्की करी इंस्टीड ऑफ टेकिंग अपफ्रंट फीसेस। अब कई लोगों को ऐसा भी लगा था कि इस फिल्म को राजा मौली बाहुबली की तरह ही 2 पार्ट्स में लाएंगे, लेकिन राजा मौली ने अननेसेसरी दूसरों की तरह फ्रेंचाइज से पैसे कमाने के बजाय इस फिल्म को एक ही पार्ट में निपटाने का सोचा है। SSMB 29 राजा मौली की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक होने वाली है, जिसमें अराउंड 1000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। और इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के लिए राजा मौली ने अपने दोस्त जेम्स कैमरून की भी मदद लेने की सोची है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जेम्स कैमरून अपने इंडिया विजिट में अवतार 3 के प्रमोशन इवेंट में SSMB 29 का ऑफिशियल टाइटल एंड नेम भी रिवील करेंगे। अब देखो जेम्स कैमरून को पूरा वर्ल्ड जानता है, ऐसे में उनके प्रमोट करने से फिल्म की रीच वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक तो जरूर पहुंचेगी। तो अपनी अगली फिल्म की बात करें तो देखो किसी फिल्म का सेलिंग पॉइंट उसका डायरेक्टर होता है, तो किसी फिल्म का USP उसकी स्टार पावर होती है, जैसे कि फिल्म्स लाइक कूली एंड वॉर 2। बट क्या हो जब इंडियन सिनेमा के सबसे मोस्ट वायलेंट बट बैंकेबल डायरेक्टर और इंडियन सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्में डे 1 में मिनिमम 150 करोड़ से एंट्री ले, ये दोनों सिर्फ साथ ना आए बल्कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साइड में रखकर सिर्फ एक फिल्म को प्रायोरिटी दे, तो वो फिल्म कैसी होगी? जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ प्रभास एंड वांगा की सबसे मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म स्पिरिट की। स्पिरिट के लिए जहाँ वांगा ने एनिमल पार्क को छोड़ करके इस फिल्म को प्रायोरिटी दी है, तो प्रभास ने भी सालार 2 एंड कल्कि की जगह सबसे पहले स्पिरिट पर काम करने का सोचा है, क्योंकि प्रभास खुद वांगा के साथ काम करने के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में वांगा ने प्रभास से पहले ही रिक्वेस्ट करके बोल दिया था कि आप स्पिरिट के लिए अपना टाइम ब्लॉक कर दीजिए और जब आप स्पिरिट पे काम करो तो सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म को टाइम दो, क्योंकि इस फिल्म में वांगा प्रभास को एक ऐसे अवतार में दिखाने वाले हैं जो आज तक ऑडियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब इसके लिए भाई कंप्लीट फोकस एंड डेडिकेशन तो रिक्वायर्ड होगी। बाहुबली के लिए प्रभास ने अपने 5 साल दिए थे, तब जाकर वैसा आउटपुट आया था। और प्रभास को अक्सर लोग डायरेक्टर सेक्टर कहते हैं, मतलब कि भाई डायरेक्टर जैसा चाहे वैसा आउटपुट उनसे निकलवा ले। और संदीप रेड्डी वांगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलवेज 100% श्योर होते हैं, उन्हें उस एक्टर से क्या चाहिए उन्हें अच्छे से पता होता है। जबकि कुछ डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप एंड ऑल वो सीन समझा के बाकी एक्टर पे छोड़ देते हैं कि आप इस सीन को किस तरह से परफॉर्म करोगे वो आप देख लो, लेकिन वांगा अपने एक एक डायलॉग एक्सप्रेशन स्क्रीन प्ले को लेके 100% श्योर होते हैं। और संदीप रेड्डी वांगा ने कोविड के टाइम पे ही प्रभास को स्पिरिट की पूरी कहानी भी नरेट कर दी थी और प्रभास को आइडिया बहुत ज्यादा पसंद भी आया था, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली फिल्म के लिए हाँ कह दी थी। और पहली बार प्रभास के लिए वांगा अपनी दूसरी प्रोजेक्ट्स लाइक एनिमल पार्क वगैरह को साइड में रखकर 6 महीने दिन रात काम करके स्पिरिट की स्क्रिप्ट तैयार की थी। अब यार एक यूट्यूबर की 10 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट हो या फिर एनिमल जैसे 3 घंटे की फिल्म का स्क्रिप्ट, सब कुछ कहीं ना कहीं कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। और वांगा को हमेशा से अपनी स्टोरी पे इतना कॉन्फिडेंट रहा है कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने अपनी 36 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। और उनको हमेशा से अपने काम पे इतना भरोसा होता है कि उन्हें किसी की वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और वो अपनी स्क्रिप्ट हमेशा खुद ही लिखते हैं। तो ये कहना सही होगा कि राइटिंग कभी कभी महीनों या 1-2 साल भी चल सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगेगा। या सर, मेरा वैसा ही होता है बिकॉज आई राइट सोलो। आई नेवर हैड अ को-राइटर। अब बात करें जो प्लॉट लीक हुई थी उसके अकॉर्डिंग फिल्म में प्रभास एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे जो अपनी ड्यूटी में हाईली डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड होगा। बाहर से जितना ही कड़क, अंदर से अपनी फैमिली के लिए उतना ही सॉफ्ट, एकदम नारियल माफिक। रूमर्स ऐसे भी है कि उसकी एक वाइफ और 4 साल का बच्चा होगा, लेकिन चीजें कुछ इस तरह से टर्न होगी कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। अब देखो थलापति की थियरी वाली वाइब्स तो मुझे भी आ रही है, लेकिन सच बताओ तो मुझे लगता है कि वांगा की फिल्म की स्टोरी इतनी सीधी होने वाली है। अब चलो ये तो होगी रूमर एंड लीक कहानी की बात। फिल्म की 100% असली कहानी की बात करें तो स्पिरिट के ऑफिशियल पेज पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा डिसग्रेस्ड कॉप डिटरमाइंड टू रीगेन हिज जॉब, हंट डाउन रूथलेस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट, द रूथलेस सागा बिगिंस। मतलब एक ऐसा पुलिस वाला जिसे फंसाया गया है, उसे जॉब से निकलवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो एक इंटरनेशनल सिंडिकेट को कैसे मिट्टी में मिलाएगा, ये फिल्म हमें कहीं ना कहीं वही चीज दिखाएगी। मतलब तैयार हो जाओ भर भर के एक्शंस, गोर सीन्स एंड वांगा की A-rated फिल्म के लिए। और वैसे भी वांगा की फिल्में
देखते ही सेंसर वाले बिना चेक किए ए रेटेड मूवी का स्टैम्प लगा देते हैं कि यार इसकी फिल्म है तो ए रेटेड से नीचे तो कुछ बात ही नहीं होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि उल्टा आज की ऑडियंस, खासकर यंग ऑडियंस, ढूंढ ढूंढ कर ए रेटेड मूवीज देखने जाती है। दीपिका वाली कंट्रोवर्सी की बात करें तो दीपिका की फिल्म छोड़ने से शॉर्ट टर्म में भले ही फिल्म पे इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिल्म को फायदा ही हुआ है। पहली बात यह कि अब मेकर्स को उनकी मोटी फीस एंड टेंट्रम्स के वजन नहीं उठाने पड़ेंगे। दूसरा ये कि दीपिका कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म के प्री रिलीज में इस तरह का फ्री का प्रमोशन हो जाता है। फिल्म के बजट में बात करने से पहले वांगा ने ऑडियंस से कहा है कि अब तक प्रभास की 24 फिल्में आपने जरूर देखी होगी, लेकिन मैं उन्हें जिस अवतार में दिखाने जा रहा हूँ वो आपने आज तक नहीं देखा होगा और ना ही आपने कभी इमेजिन किया होगा। वांगा ने यह भी कहा कि 300 से 500 करोड़ की मैसिव बजट प्रभास गारू के लिए जस्टिफाइड है। एंड सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म कि उन्होंने इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 2000 करोड़ तक का बता दिया था। रिलीज डेट की बात करें तो पहले प्रभास के भी राजा साहब जनवरी 2026 में आएगी और शायद से फौजी भी 2026 के एंड तक आ जाएगी। तो अब मान के चलो कि स्पिरिट को आने में 2027 का एंड तो हो ही जाएगा। तो भाई वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है और रील्स स्क्रॉल कर करके गोल्ड फिश बन चुकी ऑडियंस ज्यादा लंबी वीडियो सह नहीं पाती। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में डालो 1000 करोड़ पार्ट 2। सिर्फ 1000 कमेंट एंड 10,000 लाइक का छोटा सा टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से करवा देना तो लैडर भाई लेकर आ जाएगा इस वीडियो का अगला पार्ट। तब तक के लिए हर हर महादेव। इस साल और पिछले साल की बात की जाए ना तो आपको जो है ना इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे जो है ना भाई मूवीज़ इस लिहाज से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं कि भाई दिनों में कितना बिजनेस कर रही हैं और 1000 करोड़ जो है वो फिगर जो है वो क्रॉस कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। लेकिन अगर अब ट्रेंड की बात की जाए तो और चेंज होता हुआ भाई आपको नज़र आ रहा है कि भाई 1000 करोड़ की तो मूवी ही बना रहे हैं। बिल्कुल। और इवन मैं कहूँगी कि जितनी भी उन्होंने मूवीज़ का बीच में जिक्र किया, बेसिकली 3 मूवीज़ का उन्होंने जिक्र किया और नो डाउट अगर हम लोग रामायण की बात करें तो जिस तरीके से हम लोगों ने उससे ग्लिम्स देखे थे और जो क्वालिटी हम लोगों ने देखी थी और जो डिटेल वर्क हम लोगों ने उस ग्लिम्स में देखा था, अनडाउटेडली मैं कहूँगी कि वो एक ट्रीट था। और जब टीज़र ट्रेलर आएगा और लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे थिएटर में या आईमैक्स में एक्सपीरियंस करेंगे तो मुझे लगता है ये कुछ और ही अलग ही लेवल जाएगा। क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, स्पेशली जो लोग सनातन धर्म का बैकग्राउंड जानते हैं, मुझे लगता है जब वो मूवीज़ देखते हैं तो उनको आइडिया होता है कि हॉलीवुड के मूवीज़ में आपको वही कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। बट जैसे मौसम बोलता है कि हॉलीवुड की मूवीज़ आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलती है कि वो उसी लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें डब होकर लगती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजनेस करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन मूवीज़ हैं, जो एक ट्रेंड अब हम वहाँ पर भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी आपको जो हिस्ट्री है सनातन धर्म की, उसको जिस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट जो है वो दर्शाया जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी या जितने भी हज़ारों साल पुरानी सभ्यता जो है हम लोग देखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो उस टाइम पर ऐसी चीज़ें जो हमें आज के टाइम में बड़ी अनयूजुअल लगती हैं, वो चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो समहाउ मुझे लगता है कि वो प्लॉट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो यही होती है कि आप जो है ना मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कल्चर्स तक जो है वो एक्सपेंड करें। क्योंकि हमने बाहुबली को भी देखा कि भाई वो चाइनीज़ में भी डब होकर लगी, उसके अलावा दंगल भी बिल्कुल आरआर की बात करें तो वो आपको जापान में जो है वहाँ पर जो है वो डब होकर जो है वो लगी। यानी कि आप जो है ना डिफरेंट मार्केट जो है वो एक्सप्लोर जो है वो कर रहे हैं। और ये हकीकत है कि भाई साउथ ने ये ट्रेंड जो है वो डाला है। स्टार्टिंग में जो है ना साउथ की मूवीज जो है वो पैन इंडियन होकर जो है वो लगना जो है वो शुरू, बाहुबली, उससे पहले भी बहुत सारी मूवीज की बात करें, एनटीआर बाहुबली जो पहली मूवी थी जो पैन इंडियन मूवीज स्टार्ट हुई थी, उससे पहले तो, डब मूवीज आती थी। हाँ, उससे पहले अगर बात की जाए ना तो आपको यूट्यूब पे जो साउथ इंडिया की जो मूवीज थी, जैसे एनटीआर सर की मैंने कुछ मूवीज जो है वो देखी, कंचना की अगर बात की जाए तो आपको यूट्यूब पे जो है वो डब होकर जो है नजर आती हैं। तो मैं उस टाइम की जो है वो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है बड़ी देर से एक ट्रेंड जो है वो डाला, फिर उसके बाद सिनेमा की तरफ जो है वो आगे। अब अगर देखा जाए तो अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि भाई डिफरेंट जर्मन लैंग्वेज में, फिर उसके बाद चाइनीज़ में, जापानीज़ में, ऐसा ऐसा और भी जो है वो आपको नज़र आएगा। और इससे जो है ना आपको एक हौसला और मिलता है कि भाई हाँ, अगर हम फिल्म में पैसा अगर 1000 करोड़ भी लगा रहे हैं ना, एक हॉलीवुड लेवल की मूवी जो है बना रहे हैं, तो हमें जो है ना 2000 करोड़ 1500 करोड़ या 2500 करोड़ का जो है ना एक एक्सपेक्टेशन भी होगी। यार मुझे ये लगता है ना कि आप उस प्लॉट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोग उसमें कितना इंटरेस्ट अपना
रखते हैं और आप अपनी ऑडियंस को कितना इंगेज करते हो, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स नो डाउट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो जितना रियलिस्टिक लगते हैं, लोग उसको जितना अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, लोग उस मूवी से उतना ज़्यादा एंटरटेन होते हैं। बट उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि ना, क्योंकि पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो आपका सोचने का नजरिया काफ़ी ब्रॉड करती है। क्योंकि अगर आप रूटीन की मूवीज़ देखते हो, बहुत ही लिमिटेड आपका नज़रिया रहता है, बट जब आप कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ना वो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। ये जैसे कि अगर हम लोग अभी रिसेंटली देखें, मिराई मूवी आएगी, तो मिराई मूवी मतलब वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से एंशियंट टाइम को बीच में ऐड करके वो एक आपको प्लॉट नज़र आता है, तो उससे इंटरेस्ट जो है वो बनता है। बट अब मुझे लगता है कि ये एक वाकई में जो लीड रोल में एक्टर होता है उस पर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डायरेक्टर को लेकर भी, कि जो इतने करोड़ों हज़ारों करोड़ों का ऊपर का आंकड़ा जो है वो टच करना, क्योंकि मैं सुनकर वाकई में हैरान हुई कि 150 करोड़ जो है वो रणबीर कपूर ही बीच में चार्ज कर रहे हैं। और वाकई में हमेशा ये होता है कि लीड रोल में एक्टर्स इतना चार्ज करते हैं कि वो ही सबसे ज़्यादा बजट में ना अपना हिस्सा डालते हैं, हाँ, कि बहुत ऊपर चली जाता है उसका बजट। बट एनीवेज मुझे लगता है कि चाहे हम लोग स्पिरिट की बात करें या SSMB की बात करें, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तीनों मूवी का बारे में उन्होंने बताया, तीनों अपनी अपनी जगह पर जो डायरेक्टर्स हैं स्पेशली उनकी बात करें तो मैं कहूँगी कि कमाल के हैं, और उनकी मूवीज़ पहले भी हम लोगों ने देखी हैं। और इवन के मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से वो काम बताया जा रहा है, ये कुछ बहुत ही डिफरेंट जो है वो सामने आएगा। और SS राजामौली सर की अगर हम लोग बात करें या फिर वांगा सर की बात करें, दोनों की मूवीज़ मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी कि कुछ ऐसा सामने आए, क्योंकि ऑलरेडी मूवीज़ देखी हुई हैं। और जो हम लोग बात करें रामायण, उससे तो एक्सपेक्टेशंस भर के हैं। यार एक और चीज़ है ना, जब हम ये मूवीज़ देख रहे हैं तो इससे पहले हमने अल्लू अर्जुन की जो है एक वीडियो भी जो है वो देखी, जिसमें जो है वो US जा रहे हैं अपना पूरा एक बॉडी का 3D स्ट्रक्चर जो है बनाने। तो अगर देखा जाए, हाँ, दीपिका भी गई थी। अगर देखा जाए तो भाई आपको जो है ना एक अलग लेवल पर टेक्नोलॉजी, एक कोलैबोरेशन जो है वो नज़र आ रहा है। और भाई मूवी जो है वो सारी चलती ही VFX पे है। जितने आपके अच्छे ग्राफिक्स होंगे, VFX जितने अच्छे होंगे ना, जो ऑडियंस है वो उतना ज़्यादा जो है ना इनके रियलिस्टिक ग्राफिक्स से उतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी। ट्रू। एनीवेज ओवरऑल मैं कहूँगी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो हैं वो बीच में जिक्र किए गए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।